दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक नए विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। मीडिया न्यूज़ खबर पाने का एक नया जरिया हमें मिला है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आजकल काफ़ी न्यूज़ एंकर्स आ गए हैं और वो धड़ाधड़ अपनी मन की बातें जो उनको सूट करता है उस तरह की चीज़ें खूब अच्छी तरह से प्रसारित कर रहे हैं और व्यूअर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। अच्छी बात है। हमें जहाँ से भी ज्ञान मिले, हमें जहाँ से भी जानकारी मिले, उसे जनता को हासिल करना ही चाहिए। ये दौर शुरू होता है सन 2011 में, जब अन्ना हजारे आते हैं एक आंदोलन लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और दिल्ली में उनका एक आंदोलन होता है 2011 में। पहले फेज के आंदोलन में कुछ उनको कमिटमेंट मिलती है और वो आंदोलन ख़त्म कर देते हैं। दोबारा वो 2012 में अपना आंदोलन शुरू करते हैं लोकपाल बिल को लेकर के, और उस समय काफ़ी बड़े बड़े चेहरे उनके साथ जुड़ जाते हैं। उस समय मौजूदा सरकार होती है कांग्रेस की। जैसे तैसे वो आंदोलन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो टीवी मीडिया है वो और सोशल मीडिया के बीच में आपस में एक तकरार होता है। टोटल मीडिया के ऊपर खूब जंग के ये कमेंट्री होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपना एक मोबाइल कैमरा, ये वो माइक ले करके उटपटांग चीज़ें बहुत बोल रहे हैं, और टीवी मीडिया के पत्रकार इसका काफ़ी विरोध करते हैं। उस समय मौजूदा सरकार होती है केंद्र में सरकार की, कांग्रेस की, और ये वो दौर होता है जब टीवी के ऊपर लोगों की निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी खबर की सत्यता को समझने के लिए टीवी न्यूज़ को ही मुख्य माना जा रहा था। उस समय सोशल मीडिया आता है लाइट में, और आपस में अन्ना हजारे की टीम और टीवी मीडिया के बीच में काफ़ी तकरार होता है। उसमें कुछ एंकर जो जाने माने एंकर थे, यहाँ तक कहते हैं कि हमारे टीवी मीडिया के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों उसके बाद सन 2014 में केंद्र में सरकार बदलती है और भाजपा आ जाती है। जब भाजपा आती है तो यही टीवी मीडिया जो है उसके बारे में लिखना शुरू करती है, उसके बारे में बोलना शुरू करती है। पाकिस्तान जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, उसके बारे में क्रिटिसाइज होता है। जम्मू श्रीनगर में सरकार बनाते हैं पीडीपी के साथ मिलकर के, उसका क्रिटिसाइज होता है। यहाँ तक की बातें आ जाती है कि देश के सारी संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया है मौजूदा सरकार ने। एचएएल बिकने की बात आती है, रेलवे स्टेशन रेलवे बिकने की बात आती है, हवाई अड्डे बिकने की बात आती है। ये सारा कुछ खूब अच्छी तरह से प्रसारित किया जाता है मीडिया के अंदर। मीडिया से मेरा खास मतलब है कि मैं टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ, टीवी के न्यूज़ एंकर्स की बात कर रहा हूँ। जो टीवी के ऊपर चल रहा होता है वो ऐसी खबरें कुछ आना शुरू हो जाती हैं। जनता में भी एक अजीब तरह का माहौल हो जाता है मन में कि आखिर ये भाजपा सरकार को हम क्या सोच के ले आए थे और ये क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस ये सारी कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स को चला जाएगा। लेकिन वहाँ एक समझने वाली बात ये होती है कि पिछले 70 सालों से आज़ादी से लेकर के अब तक जो सरकारें थीं, उन्होंने ऐसी कौन सी व्यवस्था देश की जनता को दे दी थी कि देश की जनता उससे त्रस्त होकर के केंद्र में दूसरे पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए वो सपोर्ट करती है। ये कुछ विषय ऐसे हैं जो समय के साथ स्पष्ट होने थे। तो 2014 में जब कांग्रेस जब पीडीपी के साथ सरकार बनाती है भाजपा, तो उस समय ये मुद्दे बड़े तेज़ी से उठते हैं कि ये भी उन्हीं रास्तों पर सत्ता के लोभी लोग हैं और चलते हैं। खैर वो एक अलग चैप्टर है। उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की, इसी बीच में कुछ मीडिया ऐसे टीवी चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती है फाइनेंस की, और वो बिकने की कगार पे आ जाते हैं। उसी समय एक शब्द का इजाद होता है। देश के जाने माने एंकर पत्रकार रविश कुमार आते हैं, और रविश कुमार एक इजाद करते हैं एक शब्द का जिसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा। गोदी मीडिया काफ़ी प्रसारित होता है, प्रचार किया जाता है इसका। गोदी मीडिया पहली बार ये शब्द आता है उस समय, और गोदी मीडिया से मतलब
बेसिकली उनका ये था कि ऐसी मीडिया जो किसी की गोद में बैठ करके न्यूज प्रसारित कर रही है, मतलब उसका जो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है वो कहीं और लिखा जा रहा है। तो ये ऐसा उनको अनुभव इस देश की आज़ादी के बाद जब केंद्र में भाजपा की सरकार आती है उस समय होता है। खैर वो क्यों होता है वो विषय बात की है, लेकिन ये उस समय ये चीज़ें गोदी मीडिया के रूप में सामने आती है और इसका खामियाजा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनके जो अपने काम धंधे करने का तरीका था, जो अपना जो कुछ भी था, उसकी वजह से वो मीडिया हाउस बिकने के कगार पे आ जाती है। खैर जब कोई चीज़ बिकेगी तो देश के व्यापारी उसको खरीदेंगे भी, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। उसको कोई उसका शेयर खरीदता है और फिर कुछ लोग निकाले जाते हैं या कुछ खुद निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो फिर जब भी देखिए, मैं प्राइवेट सेक्टर से आता हूँ, मैंने भी प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी किया है, तो ये जनरली होता यह है कि मेरी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था और मैं जब चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दूंगा, तो ऐसी सोच लेकर के हर व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है। वो क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन उस समय मौजूदा स्थिति यही होती है। ये सारी कुछ चीज़ों के बाद वही सोशल मीडिया जो अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम में खूब गालियाँ सुनता था टीवी मीडिया के माध्यम से, उसी सोशल मीडिया का ये लोग हिस्सा बन जाते हैं। और देखिए, मैं गोदी मीडिया का शब्द लाने वाले एंकर साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो परिवेश है उसमें एक छुट्टा मीडिया, छुट्टा शब्द देखिए, हमारे गांव में जो जानवर खेतों में छोड़ दिए जाते हैं और किसी भी खेत में वो मुंह मारते रहते हैं, चरते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उनको छुट्टा जानवर बोला जाता है। मतलब उस पर कोई क्लेम नहीं करता कि ये मेरा है। ऐसे जानवर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप जब जाएंगे गांव की तरफ तो आपको ये शब्द अक्सर सुनने को मिलेगा, लेकिन ये शब्द जो है वापस मीडिया में मेरे को देखने को मिला। ये छुट्टा मीडिया एक शुरू होती है और ये छुट्टा मीडिया बिना किसी, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं ये सत्य माना जाए, ऐसा वो मानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जब टीवी मीडिया में बैठा था उस समय मैं जो बोल रहा था वो सत्य था और आज जो मैं बोल रहा हूं वो भी उसी तरह सत्य है। उसका बेस क्या है? ये देखिए, ये अपने देश के आसपास के देशों के बीच में नहीं जाते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, वहां बैठ करके देश की एंकरिंग करेंगे, देश के बारे में बताएंगे। तो ये एक दौर शुरू होता है और ये छुट्टा मीडिया जो है आजकल बड़ी तेजी से एक अपने कुछ चीज़ों को टाइप करती है और दिन में ब्रॉडकास्ट करती है, शाम तक आते आते 3-4 वीडियो अपलोड कर देती है यूट्यूब के ऊपर। तो अब आप व्यूअर्स जो हैं, आप जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप जो देश की जनता है, इनको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये टीवी मीडिया, पत्रकारिता और उसके बाद गोदी मीडिया के बाद अब ये छुट्टा मीडिया, ये देश के लिए कितना हानिकारक है और देश के लिए कितना ये सही है, ये आप जनता को डिसाइड करना है। किसी भी न्यूज़ को आप देखते हैं, ये अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, सबके व्यूज आने चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि कौन सी व्यवस्था हमारे देश की संपन्नता के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए किस व्यवस्था को हमें समझना है और किस व्यवस्था को चलाना है। बहुत से लोगों को अब देखिए, मैं पीछे कुछ वीडियोस देख रहा था, दुबई से एक जहाज उड़ान भरता है कुछ अवैध तरीके से किसी और कंट्री में घुसपैठ करने वाले यात्रियों को लेकर के। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज प्रसारित की जाती है कि गुजरात के, जहां से मोदी और अमित शाह आते हैं, वहां के 90 लोग, देखिए उस विमान में कुल 300 यात्री हैं और 260 यात्री अवैध तरीके से, बाकी के क्रू मेंबर्स और स्टाफ होते हैं, लेकिन 260 या 65 यात्री होते हैं कुल, जो अवैध तरीके से किसी और देश में जाने की कोशिश करते हैं। उसमें से 80 या 90 यात्री होते हैं गुजरात से। बाकी के यात्री किस स्टेट से हैं वो मीडिया पे नहीं आता है, और स्पेशली चूंकि उस जगह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, तो ये एक जो दिल के अंदर, मन के अंदर जो विष भरा हुआ है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, और उसमें देश और राज्यों को बदनाम करने की जो परिपाटी चलाई जा रही है, ये लोग भूल जाते हैं कि उसी स्टेट से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं। तो ये देखिए, ये व्यक्ति की कमजोरियां और कमियां हो सकती हैं, कानून की कमजोरियां हो सकती हैं, जहां ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक देश विशेष को बदनाम करना
और एक राज्य विशेष को बदनाम करना, ये एक ओछी मानसिकता नहीं तो और क्या हो सकता है। मैं इसको पत्रकारिता नहीं मानता, मैं इसको सीधा सीधा किसी को देश में बोलने की आज़ादी है और इस आज़ादी का हम गलत फायदा उठा करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोलने की आज़ादी से मतलब इतना हो सकता है कि आपके मन में जो बातें हैं वो आप तार्किक तरीके से जनता के सामने रखें, लेकिन ये कहीं आज़ादी नहीं कहती है कि आप उस क्षेत्र में इंटर कीजिए जहां से दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। तो ये कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और आप जनता को डिसाइड करना है कि हमारे देश की टीवी मीडिया जो बातें कह रही है वो कितनी सत्य है, गोदी मीडिया जिसको कहा जा रहा है वो बातें जो कह रही है वो कितनी सत्य है, और आज ये छुट्टा मीडिया जो ट्रेंड चल पड़ा है, छुट्टा मीडिया का, ये जो कह रहा है वो कितना है। आपको अगर ये हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के और भी अन्य वीडियोज हमारे आते रहेंगे और मैं उन लोगों के ऊपर ये कोशिश करूंगा कि उनकी खबरों की एनालाइजिंग करें हम आपके साथ और आप तक हम पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, देश, अगर हम बात करें देश की आज़ादी से, तो देश की आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी वो किसी बाहरी लोगों के खिलाफ हुई थी, वो लोग बाहरी थे और उस समय जो मीडिया की परिभाषा थी वो कुछ और थी। आज अगर हम मीडिया की आज़ादी की बात करके और ऐसी चीजें बोलते हैं जो अपने देश के खिलाफ है, वो एक अलग चीज है। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है हमारा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के अन्य लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है और उसके लिए हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि अगला चुनाव आएगा, उस चुनाव में हम उन चीजों का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं बनता है कि हम किसी विदेश की धरती पर जाकर के बैठ करके और कश्मीर में पत्थर चलाने वालों की तुलना हीरे से करें। कश्मीर के में सेना के ऊपर पत्थर चलाने वाले लोगों की तुलना जब हम हीरा से करते हैं तो हमारी जो मानसिकता है उसका पर्दाफाश होता है, क्योंकि वो जो सैनिक हैं वो भी हमारे देश के हैं और वो जो कश्मीर के बच्चे हैं वो भी हमारे देश के हैं। हमारे पास आईपीसी की धाराएं और ये कानूनी व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि आप हमारी सेना के ऊपर, हमारे प्रशासनिक संस्थाओं के ऊपर पत्थर फेंकिए और आपको हम तराशते रहें और हीरा बनाते रहें। लेकिन ये चूंकि सस्ती लोकप्रियता, हमें सब्सक्राइबर चाहिए तो हम कुछ ऐसी बातें बोलेंगे तो हमारे पास सब्सक्राइबर जुड़ेंगे और यही सब्सक्राइबर की संख्या ही तो हमें गिनानी है। क्योंकि रोज हम अपनी वीडियो से पहले बोलते हैं कि भाइयों आपका इतना प्यार मिला। अरे, जो ये सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको हमारी सारी विचारधाराएं और सोच अच्छी लग रही हैं इसीलिए वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। रवीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूं, लेकिन मैं आपकी कोई भी वीडियो 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाता हूं, क्योंकि आपके शब्दों में इतना विष भरा होता है कि वो मुझे लगता है कि आप बोल क्या रहे हैं। आप एक सफल एंकर थे, लेकिन आज आपको देश के अंदर खाली कमियां दिख रही हैं। मोदी का विरोध करना है, आप भूल जा रहे हैं कि मैं मोदी का विरोध करते करते कहां उस लाइन को क्रॉस कर जा रहा हूं और देश का विरोध करने लगता हूं। आप हिंदुत्व का विरोध करते करते आप भूल जाते हैं, आप मंदिरों का विरोध करते करते आप भूल जाते हैं कि कहां मैं देश की समरसता और आपसी भाईचारे को मैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूं। तो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। जैसे उनको जब वो टीवी में थे और उनको फर्क नहीं पड़ता रहा था कि सोशल मीडिया पर उनके लिए क्या कहा जा रहा है, इसी तरह और भी बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक उनके कहे गए शब्दों के साथ आप लोगों को जागरूक कराना, ये हमारी अपनी खुद की एक जिम्मेदारी जरूर बनती है। इनको जब भी ये बात, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये गुजरात से संबंधित कोई भी बात अगर शुरू होती है, इनके पास एक भी ऐसे इनका खबर नहीं आती है कि आज अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस निर्माण से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। इनको सिर्फ ये बात समझ में आती है कि ये एक कम्युनल पार्टी सी हो गई है, विशेष एक वर्ग का ही ध्यान दे रही है। इसमें चाहे इस पक्ष का कोई भी व्यक्ति, ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि हम देश की जनता को इस हिसाब से बांट रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं कि वो किसी और धर्म के हैं। यहाँ विकास की बात हो रही है। आप जाइए अयोध्या में, देखिए कि वहां पर जो रोजगार बढ़ रहा है, जो जिस तरीके से व्यापार आ रहा है, वो व्यापार हिंदू और मुसलमान देख के नहीं आ रहा है। वो एक स्थान जो ऐतिहासिक रूप से भगवान श्री राम
की जन्मस्थली मानी जाती है, वहाँ पर अगर देश दुनिया के पर्यटक आते हैं तो वहाँ के सारे कम्युनिटीज़ को इस बात का फ़ायदा मिलने वाला है। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को उठा करके और अपने आप को पॉपुलर बनाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हम हमारे देश के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो की एनालाइजिंग लेके हम आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।